नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। लखनऊ में कश्मीरी ताजरीन पर हमला, मुल्क के दस्तूर पर हमला। पुलवामा हमले के बाद भी इंटेलिजेंस निजाम नाकाम। कोताही का जिम्मेदार कौन? सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का सवाल। टीका अंदाजी से 90 बच्चे मुतासिर, 1 फौत, 3 की हालत नाजुक। नर्सेस की लापरवाही, वाक़े की तहकीकात और खातियों के खिलाफ कार्रवाई का मजलिस ने किया मुतालबा। रफाल सौदे पर खामोश, डाटा चोरी पर मुकदमा दर्ज। चंद्रबाबू नायडू का इल्जाम। IT ग्रिड मामले को रियासतों के दरमियान तनाज़ा बनाने की कोशिश, श्रीनिवास यादव का रद्द-ए-अमल। सुल्तान शाही में शर्मनाक वाकया, इंसानियत कांप उठी। 2.5 साला बच्ची की 60 साला ज़ईफ शख्स ने की इस्मत रेजी। ऐनी शाहिद वीडियो बनाने में मसरूफ रहा। और फहशा के साथ रंगरलियां मनाने, बाद में उससे ज़दोकोब करने वाला शख्स पुलिस के हाथों गिरफ्तार। मोहल्ले के तमाशबीन ने की फिल्मबंदी। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने लखनऊ में कश्मीरी ड्राई फ्रूट ताजीन पर हुए हमले को मुल्क के दस्तूर पर हमला करार दिया। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि वजीर दाखिला राजनाथ सिंह के हल्क़े इंतखाब में दिन दहाड़े कश्मीरी ताजरीन पर हमला किया गया। मुल्क के अवाम को संघ परिवार के गुंडों की इस हरकत की मजम्मत करनी चाहिए। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि कश्मीरी अगर 200 रुपए नहीं कमा पाएंगे तो क्या वो अपनी रियासत में जाकर पत्थर उठाएंगे? मुल्क के दुश्मन ऐसे वाकयात को ही अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। कश्मीरी गुर्बत की वजह से, बेरोजगारी की वजह से हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में जाकर, वो लखनऊ को आया है, आकर अपने ड्राई फ्रूट्स बेच रहा है। वो ड्राई फ्रूट्स की क्या कीमत होगी, कितने पैसे कमाएगा, और वो पूरे बिक भी जाएंगे तो बमुश्किल 200 रुपये। तो क्या एक कश्मीरी को आप 100-200 रुपये भी कमाए नहीं देंगे, महज इसलिए कि वो कश्मीरी है, और रोड पे मारेंगे उसको? अगर आप उसको मार कर भगाएंगे लखनऊ से, तो फिर जाकर क्या पत्थर उठाए वहाँ पर? वो आप वही चाहते हैं ना कि पत्थर उठाए, वो गड़बड़ करे वैली में जाकर। और ये तो किसी के जहन में जो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है, सिस्टम से गुस्सा पैदा करता है, जमहूरियत से उनका भरोसा उठ जाता है। तो फिर दुश्मन तो बैठे हैं सरहद पार, जो शयातीन बैठे हैं, वो तो चाहते ही हैं कि हम इनमें फ्रस्ट्रेशन पैदा कर दें। तो ये जो जिन्होंने उसको मारा है वही सबसे बड़े देश के दुश्मन है, यही दुश्मन है। इन्हीं की वजह से कश्मीर में पत्थर उठाए जाते हैं, लोग, नौजवानों में एक गुस्सा पैदा होता है। ये लोग सबसे बड़े जाहिल नहीं है, बल्कि ये मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत कर रहे हैं। इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो डिमांड करूंगा कि राजनाथ सिंह की कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ है, पूरी इंटरनेशनल, पूरी दुनिया में मैसेज जा रहा है कि एक हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर के कॉन्स्टिट्यूंसी में कश्मीरी जो सिर्फ ड्राई फ्रूट्स बेचने आया था, जिसको मुश्किल 100 रुपये नहीं मिलते थे, उसको मारा पीटा जा रहा है। तो फिर कश्मीर जाकर क्या करेगा? फिर वो दुआ देगा आप लोगों को? इस देश को समझने की जरूरत है। बात बैरिस्टर ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी MP और MLA के दरमियान जूतों से हुई मारपीट के वाक़े पर कहा कि अब बीजेपी का नारा मेरा जूता सबसे मजबूत होना चाहिए। सदर मजलिस ने कहा कि इस वाक़े से बीजेपी का डिसिप्लिन सामने आ गया है। कि बीजेपी मोदी साहब ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, तो इनके सांसद ने दिखा दिया कि मेरा जूता सबसे मजबूत। तो अब ये जूतों की वार पड़ रहे हैं, तो इनका बूथ तो नहीं है, तो जूते मार रहे हैं एक दूसरे को। मालूम हो रहा है ना, देश देख रहा है कि एक MP MLA के ऊपर जूता मार रहा है और लोग बैठे हुए हैं। तो बहरहाल बॉटम लाइन ये है कि मेरा बूथ नहीं है अभी, अब मेरा जूता सबसे मजबूत। तो अब जूतों की बारिश हो रही है। अब जब पार्लियामेंट के चुनाव आएगा, लोग यही देखेंगे कि भाई हमारी सरहद मजबूत रहेगी तो हमारा बूथ मजबूत रहेगा,
اب یہ لوگ جوتوں کی بارش کر رہے ہیں. مجھے پورا یقین ہے کہ ہندوستان کی عوام ان پر ووٹوں کی بارش نہیں کرے گی, ان پر ووٹوں کی بارش نہیں ہوگی. اب ان کا ٹائم آ چکا ہے, کیونکہ اس طرح کے واقعات یہ ایک ہی پارٹی کے لوگ جو بڑی ڈسپلن پنا پرمکھ کیا بڑی بڑی باتیں کرتے رہتے ہیں, امت شاہ, مودی اور یہ سب لوگ, ان کا ڈسپلن دکھ گیا یہاں پر کہ جوتوں کی بارش. تو اب بی جے پی کا سلوگن یہ ہونا چاہیے کہ میرا جوتا سب سے مضبوط, جو ان کا سلوگن ہے کہ مودی سے ہر ممکن وہ نکال کر میرا جوتا سب سے مضبوط. صدر مجلس نے جموں بس اسٹینڈ میں جمعرات کو ہوئے گرینیڈ حملے کی مذمت کی. انہوں نے کہا کہ پلوامہ حملے کے بعد بھی انٹیلیجنس نظام ناکام رہا. بیرسٹر اویسی نے کہا کہ کون اس کوتاہی کا ذمہ دار ہے, حکومت کو اس کا جواب دینا چاہیے. اب ایسا ہے نا کہ الیکشن قریب ہے, اب الیکشن قریب ہے تو ان کو سب چیزیں یاد آتی ہیں. ان امپلائمنٹ جو ہے 7% ہو چکا ہے, اس کی ان کو فکر نہیں ہے. جموں میں آج بلاسٹ ہوا, 18 لوگ زخمی ہیں, اس کا ذمہ دار کون ہے, اس پہ پہلے اپنی رائے دیں. گورنر راج ضرور ہے مگر گورنمنٹ تو آپ کی ہے. پلوامہ ہوا, آپ کی سرکار دلی میں ہے, گورنر راج آپ کا ہے, اس پر بات نہیں کریں گے, ان مدعوں پر بات کریں گے آپ. تو یہ اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ ان چیزوں کے پیچھے اپنی ناکامیوں کو چھپانا چاہ رہے ہیں کہ یہ بولنا پڑے گا, ارے بھائی نوکری کیوں نہیں دیے, اس پر نہیں بولیں گے. پلوامہ میں اتنا بڑی تعداد میں RDX کیسے آیا, اس پر بات نہیں کریں گے. انٹیلیجنس فیلئر ہوتا جا رہا ہے, اس پر بات نہیں کریں گے, اس پر بات کریں گے. تو دیش میں یہ لوگ ایک نیریٹو دینا چاہ رہے ہیں, تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. تو یہ لوگ تو اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں. ارے کس کو اعتراض ہے؟ اب مگر کیا یہ نیشنلزم کا ٹیسٹ ہوگا کیا؟ آپ سمویدھان کو بدل دیجئے پھر. آپ بھئی ہمارے ملک میں لوگ مذہب کو ماننے والے بھی ہیں, نہیں ماننے والے بھی, ملک سب کو سیلیبریٹ کرتا ہے, یہ اس ملک کی ڈائیورسٹی ہے. انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ سنگھ پریوار اور بی جے پی ہندوستان کی ڈائیورسٹی کو مانتی نہیں ہے. ہندوستان کا جو ایتھوس ہے اس کا پلورلزم ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ بس اپنی ایک آئیڈیالوجی جو سنگھ کی آئیڈیالوجی ہے, جو گولوالکر نے اور ہیگڈیور نے دی, اسی پر ملک کو چلائیں گے. نہیں چل سکتا ہے, ملک سمویدھان سے چلے گا, اور سمویدھان گولوالکر RSS کی آئیڈیالوجی سے بڑا ہے. یہ لوگ سمویدھان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں, اسی لیے اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں. اتنے بڑے واقعات ہو رہے ہیں, آج جموں میں اتنا بڑا بلاسٹ ہوا, اس پر نہیں بولیں گے. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ پھر آپ ذمہ دار نہیں ہیں, مگر یہ بات کریں گے. بی جے پی کے نائب وزیر اعلیٰ کی طرف سے مسلمانوں سے متعلق کیے گئے ریمارکس پر بیرسٹر اویسی نے کہا کہ اب چونکہ انتخابات قریب ہیں, بی جے پی کے قائدین اپنی خامیوں کو چھپانے کے لیے ایسی ہی باتیں کریں گے. بی جے پی کے لوگ کتنی نوکریاں فراہم کی گئیں اس پر بات نہیں کریں گے. سنگھ پریوار اور بی جے پی سیکولرزم کو نہیں بلکہ گولوالکر کے نظریے کو مانتے ہیں, لیکن ملک کا دستور گولوالکر سے بڑا ہے. شہر میں ٹیکہ اندازی کے بعد درجنوں بچے بیمار پڑ گئے ہیں. جمعرات کے دن 2 ماہ کے شیخ فیضان کی موت ہو گئی, جبکہ 3 بچوں کی حالت نازک بتائی گئی ہے. نامپلی اربن ہیلتھ سینٹر میں چہارشنبے کی رات 90 بچوں کو ٹیکے دیے گئے تھے. اس کے بعد سے بعض بچوں کو دورے آنے لگے اور بعض غائب بھی کرنے لگے. فوری بچوں کو نیلوفر ہاسپٹل منتقل کیا گیا, جہاں ان کا علاج جاری ہے. سرپرستوں نے بتایا کہ ٹیکے کے بعد کچھ گولیاں دی گئی تھیں اور ڈاکٹرز کی ہدایت کے مطابق ہی بچوں کو دوا پلائی گئی. اس کے بعد سے ان کی طبیعت بگڑ گئی. نیلوفر ہاسپٹل میں سرپرستوں کے احتجاج کو بھی دیکھا گیا. ہاسپٹل میں سیکیورٹی انتظامات سخت کر دیے گئے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ متاثرہ بچوں کی تعداد 90 سے زیادہ ہے, لیکن 15 بچے نیلوفر ہاسپٹل کو لائے گئے. بعض دوسرے بچوں کو دوسرے ہاسپٹل منتقل کیا گیا. ایک بچہ فوت ہو گیا ہے. اس دوران ریاست کے وزیر صحت ایٹیلا راجندر نے اس معاملے کا سخت نوٹ لیا ہے. انہوں نے متاثرہ بچوں کے علاج پر خصوصی توجہ دینے کی ہدایت دی ہے. متاثرہ بچوں کی عمریں 5 سال کے درمیان بتائی گئی ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ٹیکہ دینے کے بعد بخار کو روکنے کے لیے جو دوا دی گئی تھی وہ دوا کھانے کے بعد ہی بچوں کی طبیعت بگڑ گئی. ٹیکہ اندازی کے بعد بچوں کی صحت متاثر ہونے کی اطلاع ملتے ہی مجلس کے رکن اسمبلی جعفر حسین معراج فوری دواخانہ پہنچ گئے. ان کی طرف سے
मरीजों के यानी कि जो बच्चे थे उनके सरपरस्तों से भी मुलाकात की गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि टीका लेने के बाद बुखार के लिए दी जाने वाली दवा के मामले में नर्सेस की लापरवाही से बच्चों की हालत खराब हुई है। नर्सेस ने पैरासिटामोल गोली के बजाय दूसरी गोली दे दी, जिसकी वजह से बच्चों की हालत खराब हो गई। गुज़िश्ता साल इसी गोली की वजह से ही सिरसिल्ला में 3 बच्चों की मौत हुई थी। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि इस मामले की तहकीकात कराते हुए कातिलों को सजा दी जाए और मुतासरा बच्चों का बेहतर से बेहतर इलाज फराहम किया जाए। डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन के अलावा बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर लक्ष्मण किशन रेड्डी और दूसरों ने भी दौरा करते हुए मुतासिरीन से मुलाकात की और कातिलों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। तेलंगाना के हुक्मरान जमात टीआरएस के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने वजीर आजम मोदी और चंद्रबाबू नायडू पर तेलंगाना के प्रोग्रामों की नकल का इल्जाम आयद किया है। केटीआर ने वरंगल लोकसभा हल्के में पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए मुजव्वज़ा इंतखाबात के सिलसिले में उन्हें ज़रूरी हिदायत दी। केटीआर का कहना था कि अलहदा तेलंगाना की तहरीक में तेलंगाना ने यानी कि वरंगल ने अहम रोल अदा किया है। उन्होंने कारकुनों पर जोर दिया कि वरंगल लोकसभा नशीद से पार्टी उम्मीदवार को 5 लाख वोटों की अक्सरियत से कामयाबी मिलनी चाहिए। केटीआर का कहना था कि मुल्क की 28 रियासतों के लिए तेलंगाना आज एक मिसाल बन चुका है और पूरा मुल्क तेलंगाना की तरफ देख रहा है। केटीआर ने कहा कि अगर किसानों की तरक्की और बहबूद के लिए किसी ने तवज्जो दी है तो वो सिर्फ वजीर आला केसीआर हैं। उनका यह भी कहना था कि तेलंगाना में जारी स्कीमों पर अब दूसरी रियासतें भी अमल कर रही हैं। रैतु बंधु स्कीम को देखकर चंद्रबाबू नायडू ने अन्नदाता सुखी भवा स्कीम शुरू की। वहीं वजीर आजम मोदी ने भी रैतु बंधु स्कीम को देखकर किसान के नाम से स्कीम का आगाज किया। तेलंगाना और आंध्रा हुकूमत के दरमियान डाटा चोरी मामले को लेकर बयानबाजियां जारी हैं। आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने मीडिया से बात करते हुए एक बार फिर तेलंगाना और मरकज की मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में जहां वाईएसआरसीपी तरक्की को रोकने की कोशिश कर रही है, वहीं मरकज और तेलंगाना की हुकूमत अवाम को खौफ में मुब्तला कर रही है। उनका कहना था कि रफाल सौदे में धांधलियां करने वालों के खिलाफ कोई केस बुक नहीं होता, लेकिन तेलुगुदेशम हुकूमत पर डाटा चोरी के नाम पर केस बुक किया गया। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी के कारकुन डाटा हासिल करते हैं तो उसमें गलती क्या है। बाबू ने कहा कि जगन मोहन रेड्डी को हैदराबाद में मौजूद टीआरएस की क़ियादत मदद कर रही है। मरकज और तेलंगाना की हुकूमत माशी मुजरिमीन की पुष्पनाही कर रही हैं। दूसरी तरफ रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने चंद्रबाबू नायडू के रिमार्क्स की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि IIT ग्रिड मामले को दोनों रियासतों का तनाज़ा बनाकर पेश करने की कोशिश की जा रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले के हक़ाइक़ को अवाम के सामने लाने की ज़रूरत है। श्रीनिवास यादव ने कहा कि आंध्रा के वज़रा तेलंगाना हुकूमत के खिलाफ इस मामले में पुलिस में शिकायत कर रहे हैं और बाज़ मीडिया तेलंगाना हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। श्रीनिवास यादव ने कहा कि आंध्रा हुकूमत ओहदेदारों को बली का बकरा बनाना चाहती है। डाटा से मुताल्लिक आंध्रा के वज़रा भी मुतज़ाद बयानात दे रहे हैं। कांग्रेस के कारगुजार सदर पूनम प्रभाकर ने कहा कि केटीआर उन पर उंगली उठाने से पहले खुद पर काबू रखें। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 1 लाख रुपए की तनख्वाह के लिए अमेरिका जाने वाले केटीआर तेलंगाना तहरीक के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के लिए पूनम प्रभाकर ने क्या किया है, इसके बारे में केटीआर अपने वालिद से सवाल करें। गुज़िश्ता 5 साल से टीआरएस अरकान पार्लियामेंट ने तक़सीम बिल के एक वादे को भी हासिल नहीं किया। दोबारा सुलह अरकान पार्लियामेंट को कामयाब बनाने की अपील मुज़हका खैज़ है। तेलंगाना के 5वें मरहले के हरिताहारम प्रोग्राम के तहत वज़ीर आला दफातर की OSD प्रियंका वर्गीस ने नर्सरीज का जायजा लिया। सूर्यापेट जिले में नर्सरी का जायजा लेने के बाद प्रियंका वर्गीस ने नर्सरीज में मौजूद पौधों के अदम मेयार पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि मौसम गर्मा में नर्सरीज में पौधों की निगहदाश्त को बेहतर बनाया जाए और उन्हें मौसर अंदाज में पानी फराहम किया जाए। वर्गीस ने कहा कि हर देहात में नर्सरीज के क़याम के लिए इक़दामात किए जाएँ।
उनका कहना था कि महकमे जात को तालमेल के साथ काम करना होगा। माहौल को बेहतर बनाने के लिए हर एक को आगे आते हुए शजरकारी को फरोग देने की जरूरत है। साबिक मरकजी वजीर जयपाल रेड्डी ने फिर एक बार कहा है कि राफेल मामले में नरेंद्र मोदी ही असल मुलजिम है। जयपाल रेड्डी ने कहा कि अपनी इस गलती को छुपाने के लिए मोदी राफेल को बालाकोट हमले से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राफेल और बालाकोट हमले का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। उनका कहना था कि कांग्रेस पार्टी मुल्क की सलामती के बारे में नहीं बल्कि राफेल की कीमतों पर एतराज़ कर रही है। इस मामले में जो भी बात कही जा रही है उसे मोदी हुकूमत मुल्क की सलामती से जोड़ने की कोशिश कर रही है। हिंदू अखबार ने इस मामले की सच्चाई को पेश किया है। उसके खिलाफ भी कार्रवाई की धमकियां दी जा रही हैं। तेलंगाना बीजेपी के सीनियर लीडर किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना अवाम को फैसला करना होगा कि उनको खानदान की गुलामी करने वाला चाहिए या फिर खिदमत गुजार चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केटीआर के करीमनगर के जलसे के मौके पर खानगी और सरकारी स्कूल के तलबा को सड़कों पर 2 घंटों तक धूप में ठहराया गया और उनके हाथों में टीआरएस के झंडे थमा दिए गए, जो इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से इस सिलसिले में कार्रवाई का मुतालबा किया। किशन रेड्डी ने कहा कि इस मामले में हुकूक अतफाल कमीशन से भी शिकायत की जाएगी। बीजेपी लीडर ने कहा कि मुल्क भर में नरेंद्र मोदी की लहर चल रही है। गुज़िश्ता के मुकाबले बीजेपी ज्यादा नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी। डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन तेलंगाना ने 15 मार्च से तमाम स्कूल्स निर्दिन तक चलाने के लिए अहकाम जारी कर दिए हैं। सुबह 8 बजे तक दोपहर 12:30 तक स्कूल चलाए जाएंगे। 12 अप्रैल स्कूल के काम का आखिरी दिन होगा। यौम ख़वातीन के सिलसिले में कई तकारीब का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस सिलसिले में और भी प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। जुमे के दिन खातून मुलाजमीन को रुख्सत की सहूलत भी फराहम की जा रही है। बताया गया है कि इत्तेफाकी रुख्सत देने का ऐलान भी किया गया है और इस सिलसिले में अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक सदर व कायद मिल्लत नवाब मोहम्मद बहादुर यार जंग की बरसी के ज़िमन में दारुस्सलाम में तकरीरी मुकाबलों का इनेकाद अमल में आया। तलबा और तलबात की कसीर तादाद ने मुकाबलों में हिस्सा लिया। कायद मिल्लत और असर हाजिर के उन्वान से मुनक्किदा इन मुकाबलों में मजलिस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा कादरी, रुकन असम्बली मौज़म खान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। कन्वीनर मन्नान अकबर ने बताया कि सीनियर मजलिसी कायदीन वाहिदुद्दीन सिद्दीकी, रुकन हज कमेटी अबू तलहा अमजद और अतहर फारूकी ने जजस के फ़राइज़ अंजाम दिए। नायब मोतमद उमूमी ऐसे हुसैन अनवर, तिलावत हुसैन जाफरी और शोबे तंजीम के इंचार्ज अब्दुल हक नज़ीर भी इस मौके पर मौजूद थे। इनामात हासिल करने वाले तलबा को मजलिस के जलसयात कायद मिल्लत में मेडल्स दिए जाएंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मोतमद उमूमी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने हल्का याकुतपुरे के बरकी मसाइल पर तेलंगाना सदरन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के डायरेक्टर श्रीनिवासन के साथ मिंट कंपाउंड में इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में जिले के मजलिसी कॉरपोरेटर्स, बरकी के आला ओहदेदार भी शरीक थे। मौसम गर्मा में बरकी की मौसर सरबराही, सब स्टेशन का क़याम, केबल लाइनों की तनसीब, नाकारा खम्भों, ट्रैफिक में रुकावट पैदा करने वाले खम्भों की मुंतकली, नए ट्रांसफार्मर्स की मंजूरी जैसे फैसले किए गए। हल्के के बरकी मसाइल सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की CMD की तवज्जो दहानी का भी उन्होंने हवाला दिया। उन्होंने कहा कि ये नुमाइंदगी मौसर रही और तवक्को है कि इजलास में तय उमूर पर जल्द अमलावरी होगी। याकुतपुरा असम्बली हल्के के एरिए के मसाइल के लिए मिंट कंपाउंड में महकमे बरकी के अहदेदारों के साथ एक मीटिंग रखी गई थी, जो डायरेक्टर श्रीनिवासन रेड्डी साहब उस मीटिंग को लिए हर डिवीज़न के अपने अपने मसाइल को तफसीली तौर पर नोट कराए कि खुसूसन ट्रांसफार्मर जहाँ पर होना है, जहाँ पर इन्हांस करना है, जहाँ पर पोलों को तब्दील करना है, बारिश का सीज़न आ रहा है, कोई हादसे ना होने पाए इस बुनियाद पर जो पोल्स है झुके हुए हैं
گرنے کے قریب اس کو چینج کرنے کے لیے، بعض آئرن پول ہے جس میں کرنٹ آتا ہے اس کو چینج کرنے کے لیے، اور سب اسٹیشن قائم کرنے کے لیے، کیبل کے لیے، یہ تمام چیزوں کے لیے بات کیے۔ الحمدللہ میٹنگ کامیاب رہی۔ سب تفصیل سے اپنے اپنے مسائل کو نوٹ کریں۔ ہم کو توقع ہے کہ آج کی میٹنگ کے بعد اس کا ریئیکشن اس کا اچھا نتیجہ نکلے گا، اور جو وعدے جو کام کے کیے گئے اس کی تکمیل ہوں گی۔ ہم کو توقع ہے انشاءاللہ اس کے بعد 6 مہینے کے بعد پھر ایک ریویو میٹنگ رکھیں گے، جتنے کام ہوئے جتنے باقی اس کے اوپر بھی جائزہ لیا جائے گا۔ شکریہ۔ ماہ رجب کا آغاز ہفتہ 9 مارچ سے ہوگا۔ ریت ہلال کمیٹی کا اجلاس حسینی بلڈنگ میں منعقد ہوا۔ ریت کی کسی مقام سے توثیق نہیں ہوئی۔ اس طرح جمعہ 8 مارچ کو 30 جمادی الثانی ہوگی اور ہفتہ 9 مارچ کو رجب کی پہلی تاریخ ہوگی۔ شہر کے ایک نوجوان نے سید مشتاق علی کرکٹ ٹورنامنٹ میں شاندار گیند بازی کا مظاہرہ کیا ہے۔ عبدالقریشی نے اپنے 1 اوور میں 3 وکٹیں حاصل کی۔ انہوں نے سیزن 3 کے لیگ میں جملہ 23 وکٹیں حاصل کی ہیں۔ سی کے نائیڈو ٹرافی میں بھی انہوں نے شاندار گیند بازی کرتے ہوئے 26 وکٹیں حاصل کی تھیں۔ جمعرات کو عبدالقریشی نے دارالسلام میں صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی سے ملاقات کرتے ہوئے اپنی کارکردگی کی تفصیلات بتائیں۔ بیرسٹر اویسی نے مستقبل کے مقابلوں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اس موقع پر مجلسی ارکان اسمبلی سید احمد پاشا قادری اور محمد معظم خان کے علاوہ قریشی کے کوچ محمد فاروق بھی موجود تھے۔ تلنگانہ سیکریٹریٹ میں اس وقت ہلکی سی سنسنی پھیل گئی جب ڈی بلاک کی پہلی منزل پر معمولی آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ پہلی منزل پر لگی اے سی کے پنکھے میں معمولی آگ لگ گئی تھی، جس کے بعد دھواں نکلنا شروع ہو گیا۔ سیکریٹریٹ میں موجود فائر سروس عملہ فوری حرکت میں آتے ہوئے آگ پر قابو پایا۔ اس واقعے میں کوئی نقصان نہیں ہوا ہے۔ متحدہ ضلع میدک میں تلنگانہ اقلیتی اقامتی اسکول میں داخلوں کے لیے تعلیمی سال 2019-20 کے سلسلے میں آن لائن داخلوں کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ او ایس ڈی ذوالفقار نے 4TV کے نمائندے سنگاریڈی عبدالرحمان کو بتایا کہ آن لائن درخواستیں داخل کرنے والے طلباء کے لیے اہلیتی امتحان منعقد ہوگا، جس میں میرٹ کی بنیاد پر داخلے دیے جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ 5ویں جماعت کے لیے 20 اپریل کو اہلیتی امتحان منعقد ہوگا۔ 6ویں اور 7ویں جماعت کے طلباء کے لیے 22 اپریل کو امتحان منعقد ہوگا۔ نتائج 2 مئی کو جاری کیے جائیں گے۔ مذکورہ امتحان کے لیے آن لائن درخواستیں داخل کرنے کی آخری تاریخ 31 مارچ مقرر کی گئی ہے۔ جونیئر کالج کے سال اول کے امیدواروں کے لیے آن لائن درخواستیں داخل کرنے کی آخری تاریخ 15 مارچ ہے، جس کا اہلیتی امتحان 13 اپریل کو منعقد ہوگا۔ 2 مئی کو اس کے نتائج جاری کیے جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ 3 مئی کو کامیاب ہونے والے امیدواروں کے اسناد کی جانچ کی جائے گی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ خواہش مند طلباء حکومت کی اس سہولت سے استفادہ کرتے ہوئے اپنا مستقبل سنوار سکتے ہیں۔ سلطان شاہی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے جسے سن کر انسانیت کانپ اٹھے گی۔ ایک تو 2.5 سالہ معصوم بچی کی عصمت ریزی ہوتی رہی تو ایک عینی شاہد معصوم بچی کو بچانے کے بجائے واقعے کی فلم بندی کرتا رہا۔ 60 سالہ ملزم جابر فرار ہو چکا ہے۔ ایسے ملزم کو سخت سزا ملنی چاہیے۔ پولیس کو واہواہی لوٹنے کے لیے صرف پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ملزم کو سخت سے سخت سزا دلانے کے لیے اس کیس کو مضبوط بنانا ہوگا۔ شہر حیدرآباد کی تہذیب کی دھجیاں اڑا دینے والا واقعہ سلطان شاہی میں پیش آیا ہے۔ 60 سالہ ملعون بوڑھے نے سارے شہر کو شرمسار کرتے ہوئے 2.5 سالہ معصوم لڑکی کی عصمت ریزی کر دی، اور اس سے بھی زیادہ شرمناک بات یہ رہی کہ حیوانیت کی بھی حدود کو پار کرنے والے اس سارے واقعے کی ویڈیو بھی بنائی گئی۔ شیطان صفت بوڑھے کی ہڈیاں توڑنے کی بجائے واہ واہ لوٹنے کی خاطر ویڈیو بنتی رہی، اور جابر نامی ہوٹل کا ملازم خاتی بوڑھا اس دوران جائے واقعے سے فرار بھی ہو گیا۔ ریاست بہار سے ہمارے شہر میں روزگار حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے جوڑے کی 2.5 سالہ لڑکی کو جابر چاکلیٹ دینے کے بہانے زیر تعمیر عمارت میں لے گیا۔ ایک مقامی شخص اس کی نیت کو بھانپ کر اس کا پیچھا کرنے لگا، اور زیر تعمیر عمارت میں جب جابر شرمناک فعل کو انجام دے رہا تھا
तब इसका पीछा करने वाला नादान शख्स लड़की को बचाने की बजाय वीडियो बना रहा था। कुछ देर बाद वीडियो बनाने वाले ने जब अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया और सवालात किए, तब जाबिर वहां से फरार हो गया। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? पैर अंदर अंदर जाओ। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हो? हाँ 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 हाँ, चलती चलती बच्ची भी चलती, सब चलती। क्या कर रहे हैं? सीधा पुलिस स्टेशन में ले जाके देता हूँ भैया। अरे देखो बाबा, तुम्हारा आलम देखो कैसा है। मुतासिरा लड़की को पुलिस स्टेशन और वहां से भरोसा सेंटर, जहां से उसे तिब्बी मुआयने के लिए ले जाया गया। मुगलपुरा पुलिस मुकदमा दर्ज किया है और मफरूर जाबिर की तलाश कर रही है। एक इत्तला के मुताबिक मुगलपुरा पुलिस की टीम गुंटूर पहुंच चुकी है। इस किस्म के बेशुमार घिनौने वाकयात हमारे माशरे में पेश आ रहे हैं और तकरीबन हर रोज पेश आ रहे हैं, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है कि पुलिस और कानून आखिर क्या कर रहा है। इंसाफ मिलने के निज़ाम के खोखलेपन ने शैतान नुमा इंसानों को खुली छूट दी हुई है। आखिर कौन है इस किस्म की गंदगी का जिम्मेदार? ऐसे वाक़ये का सद्भाव कैसे मुमकिन है? ये ऐसे सवालात हैं जो आज हर किसी की ज़हनों व लबों पर हैं। एक तरफ सिटी पुलिस अपनी कामयाबियों पर खुद को शाबाशियां दे रही है, दूसरी तरफ हुक्मरान खोखली तरक्की कामयाबियों के ढिंडोरे पीट रहे हैं। तरक्की व कामयाबी के नाम निहाद दावों के बावजूद ऐसे मुसलसल वाकयात पेश आ रहे हैं। फ्रेंडली पुलिसिंग के नाम पर पुलिस सिर्फ तमाशाई का रोल अदा कर रही है। ऐसा महसूस हो रहा है पुलिस जैसे ताकतवर महकमे को अवाम की तकलीफ और मजलूम के दर्द का एहसास तक नहीं। ऐसे शर्मनाक जराइम करने वालों के मुकदमात का ना तो मुनज़्ज़म तरीके से फॉलोअप किया जाता है और ना ही इन्हें इबरतनाक सजाएं दिलवाने के लिए कोशिश की जाती है। मुल्जिम को अदालती तहवील में दे दिया जाता है, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया की वाह हासिल कर ली जाती है और किस्सा खत्म। यह पुलिस का शेवा बन गया है। वीडियो बनाने वाला कारनामे की तरह वीडियो वायरल करता है और पुलिस महज फॉर्मेलिटी की तकमील करती है। मीडिया को तौफ़ देकर खुद की तारीफें करवा लेती हैं। मजलूम की आ और चीखों की ना तो पुलिस को परवाह है और ना ही मीडिया को एहसास। एक तरफ तो ये तमाशा है तो दूसरी तरफ हमारे नौजवान जिनकी कीमती जवानी और ताकत वक्त गुजारी और मोबाइल फ़ोन में ज़ाय हो रही है। नौजवान की अखलाकी तालीम का कोई नज़म नहीं है और ना ही इन्हें अपने माशरे की इस्लाह की फ़िक्र। हमारा नौजवान एक जिम्मेदार शहरी की तरह अपने आसपास और मोहल्ले के माहौल को पाक व साफ रखने और हमारी माँ बहनों की इस्मतों की हिफाजत के लिए अपने किरदार को बुलंद रखेगा तो ऐसे वाक़यात का सद्भाव हो सकता है। फहाशा को घर लाकर पहले रंगरलियां बनाने और फिर उससे ज़ुदूक़ूब करने वाले शख्स को कुलसुमपुरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक मुजरिमाना पस मंजर का हामिल नरसिम्हा अपने मकान वाक़ दुर्गानगर में फहाशा को लेकर आया। दरमियानी शब अचानक नरसिम्हा का भाई उसके घर पहुंच गया। दरवाज़ा न खोलने पर वह ज़बरदस्ती अंदर दाखिल हो गया। इस मौके पर वहां चीखो पुकार सुनकर पड़ोसी जमा हो गए और उन्होंने इस वाक़े की फिल्मबंदी की। इस दौरान नरसिम्हा फहाशा को ज़ुदूक़ूब करता रहा। पता चला कि नरसिम्हा और फहाशा दोनों नशे की हालत में थे। पुलिस ने नरसिम्हा को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ इक़दाम क़त्ल का मुक़दमा दर्ज किया गया है। ये भी पता चला है कि उस पर PD एक्ट लगाने पर भी गौर किया जा रहा है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। लखनऊ में कश्मीरी ताजरीन पर हमला, मुल्क के दस्तूर पर हमला। पुलवामा हमले के बाद भी इंटेलिजेंस निजाम नाकाम।
कोताही का जिम्मेदार कौन? सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का सवाल। टीका अंदाजी से 90 बच्चे मुतासिर, 1 फौत, 3 की हालत नाजुक। नर्सेस की लापरवाही, वाक़े की तहकीकात और खातियों के खिलाफ कार्रवाई का मजलिस ने किया मुतालबा। रफाल सौदेबाजी पर खामोश, डाटा चोरी पर मुकदमा दर्ज, चंद्रबाबू नायडू का इल्जाम। IT ग्रिड मामले को रियासतों के दरमियान तनाज़ा बनाने की कोशिश, श्रीनिवास यादव का रद्द-ए-अमल। सुल्तान शाही में शर्मनाक वाकया, इंसानियत कांप उठी। 2.5 साला बच्ची की 60 साला ज़ईफ शख्स ने की इस्मत रेजी। ऐनी शाहिद वीडियो बनाने में मसरूफ रहा। और फहशा के साथ रंगरलियां मनाने वाले शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खातून के साथ मारपीट, मोहल्ले के तमाशबीन ने की फिल्मबंदी। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।